मेरा कुत्ता को क्या, तेरा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता। नहीं, सुनिए, तेरा कुत्ता, मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी। टॉमी, अब इसका सुनिए अगला लाइन, अगला लाइन, हम बने रहे सेकुलर और तेरा मुल्क इस्लामी। इतनी जल्दी कैसे आपने डिटरमिन कर लिया कि ये पाकिस्तान है? फिर ये जो पहलगाम का इलाका है, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे कोई 400 किलोमीटर दूर है। अगरचे है ये कश्मीर के अंदर ही, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन ये है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उससे 400 किलोमीटर दूर है। एक शब्द कहा कि अटैक का कोई मजहब नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है, अटैक का कोई मजहब होना नहीं चाहिए, लेकिन मरने वालों का मजहब क्यों पूछा गया? मैं जरा, पहलगाम में किसका रोल है? पाकिस्तान का है। फिर मेजर साहब कहेंगे नहीं है, हम कहेंगे 4 उधर से आए, 5 उधर से आए, इस कोई इसका इस पर मैं बाद में। उन्होंने कहा टू नेशन थ्योरी के नाम पे, टू नेशन थ्योरी के नजरिए के ऊपर पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनने की वजह यह थी कि भाई हम जो है वो हिंदू के साथ, हिंदू मेजोरिटी के साथ मुसलमानों का गुजारा मुश्किल था। तो उन्होंने जिन्ना की वही थ्योरी एक बार फिर से बांची, टू नेशन थ्योरी। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम ये 2 अलग अलग कौमें हैं। अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में जहां पे भी टेररिज्म हो रहा है कि वो मुसलमान कर रहा है। तो मुझे शर्मा जी जरा गिनवा दें कि कौन से टेररिस्ट कितने मुसलमानों ने किए अमेरिका में, कितने बरतानिया में, कितनी दूसरी जगह के ऊपर, और मुझे समझा दें जरा नंबर से कि खाली उनके अपने गोरे जो स्कूलों में दाखिल होकर बच्चों को मार देते हैं ज़हनी तौर पे भटके हुए, उनकी तादाद शायद बहुत ज्यादा होगी बनिस्बत इसके। और आपको बताना पड़ेगा कि एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। मैं ये सोच रहा था उस दौरान जब ये आसिफ मुनीर ने कहा था, तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि यार 1947 में ये यहीं थे जहां जिन्ना था, और ये आज का पाकिस्तान और उसका आर्मी चीफ भी वहीं खड़ा है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। मुझे बताएं भूटान का क्या मसला है, मुझे बताएं चाइना का क्या मसला है। सब के सब जो है वो तंग आए पड़े हैं इस तंग सोच से, कि ये जो एक हिंदू की एक तंग सोच है कि जनाब मैं ही हूं, और अपनी सोसाइटी का, कहेंगे कि मेजर साहब आप उधर चले जाते हैं, लेकिन अपनी सोसाइटी का हाल यह है कि ऐसी दर्जा बनियां हैं कि 25% तो मुसलमान है ना जी, बाकी 25% जो है वो नाली में रहते हैं, उनकी आप बात ही नहीं कर सकते। 50% तो आप आउट कर देना इंडिया के अंदर। उसके बाद यहूदी हैं, इजराइल, उनके साथ क्या हो रहा है? चलिए, ये हो गया अदर देन मुस्लिम। ये जरा प्लीज इंडिया में बता दीजिएगा इसराइल के साथ क्या हो रहा है? किसके साथ? इसराइल के साथ क्या हो रहा है? हम इजराइल पे भी आ जाएंगे। आज मैं कश्मीर और पहलगाम पे हूं। मेजर साहब जरा 2 मिनट वहीं रहिए, इजराइल ले चलूंगा आपको, बड़े खुशी खुशी ले चलूंगा, जरा यहां रहिए। मैं बीमारी पहचान के आपको बता रहा हूं। अभी आप तक आ रहा था मैं अभी क्रिश्चियन, मैंने हिंदू पहलगाम में कहा, मैंने कहा यस, भारत में ये इस्लामिक टेरर अटैक है, लेकिन उनके बच्चों को खिला रहे थे। आज मोदी जी सऊदी अरेबिया में हैं, जेडी वैस साहब ने जुमेरात को आपके पास से जाना है, तो उसके बीचों बीच ये वकुआ हो जाना, टाइमिंग बड़ी मुनासिब और बेहतरीन। अगर पाकिस्तान का तो मसला सिर्फ आपके साथ है ना जी, पाकिस्तान का दुनिया में अमेरिका के साथ तो कोई ऐसा मसला नहीं है जो तनाज़ा उसने तय करना है। पाकिस्तान ने बरतानिया के साथ तो कुछ तय नहीं करना। तो मुझे ये बताएं कि जेडी वांस साहब जब पाकिस्तान के ये हक में है कि जेडी वांस साहब वहां पे पहुंचे आपके पास एक सरकारी दौरे के ऊपर, और हम उस टाइम पे ये करें? हमारा तो झगड़ा आपके साथ है ना, हमारा तो किसी और के साथ झगड़ा ही नहीं है। तो शर्मा जी, मेरे हिसाब से आप एक साहिब राय आदमी हैं, जरा प्लीज तवज्जो दें इन बातों पे। हम अंदर वालों को भी सिखाएंगे। अभी आ रहा है ना, 4 हैं जिसमें 2 पाकिस्तानी हैं, 2 इंडियंस हैं। अभी ये उड़ती उड़ती खबर है, ऑफिशियल नहीं, लेकिन बात करने के लिए मैं कर रहा हूं। तो हम 2 अंदर वालों को भी सुधारेंगे, बहुत कायदे से उनको जन्नत पहुंचाएंगे। बुरहान मानी को छोड़ा थोड़ी ना, अफजल गुरु को छोड़ा थोड़ी ना, हम किसी को नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं छोड़ते। आप कहेंगे आप मुसलमानों को नहीं छोड़ते, 10 में से 9 वही निकलते हैं, तो हम क्या करें? नाम बदल दें उनका, दिलीप कुमार रख दें यूसुफ खान से फांसी पर लटकाने से पहले, कि मीना कुमारी रख दें। लेकिन 56 देशों में इन्होंने बात, हिंदुस्तान के एक मुसलमान को बचा लीजिए मेजर साहब, प्लीज, हाथ जोड़ के। ठीक है, अगर भारत, एक मिनट, भारत अगर सेकुलर नहीं है, एक मुसलमान को जो गलती से 1947 में इधर छूट गए थे आपके,
उनको वापस ले जाइए, प्लीज प्लीज आइए ना, एक डेलीगेशन जी, लेके आइए, ले बिल्कुल, जाइए, शर्मा जी, जहाज मैं भर भर के ले आपको जाइए साहब, बाघा बॉर्डर मैं तोड़िए। शर्मा जी यस शर्मा जी, मैं आपको दो टोक अल्फाज में बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की गारंटी है पाकिस्तान, इसलिए इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। वो इसलिए गारंटी मत दीजिए, कि गारंटी मत दीजिए, गोदाम भरिए, गारंटी मत दीजिए, गोदाम मैं भरिए। कह रहा हूं शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपनी बात कर ली, मैं उसके जवाब में आपको अपनी सोच बता रहा हूं। और ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की गारंटी है पाकिस्तान, मेरे ख्याल में कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए भी स्टेबिलिटी फैक्टर है पाकिस्तान। वो इसलिए कि हिंदुस्तान के इर्द गिर्द जितने भी आप कंट्रीज देख लें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर पाकिस्तान ना हो तो ये किधर से किधर बात चली जाती। नहीं तो हाँ, मैं मानता हूं कि यह भारत देश पर अटैक है, हिंदुओं पर अटैक इसलिए है कि भारत देश हिंदुओं का है बाय डिफॉल्ट, और कम से कम वो हमें बैठ के ज्ञान न दें जो खुद इस्लामी मुल्क और हमको कहते हैं वहां पर एक हिंदुत्व हावी हो रहा है। अरे वाह, हम वक्फ को भी दुरुस्त कर रहे हैं, हराम की चीज हम नहीं चलने देंगे। और आप खुद एक मजहबी मुल्क हैं, वहां के बाशिंदे हैं, आप हिंदुस्तान के बारे में हिंदुत्व और दिस दैट का पाठ नहीं पढ़ा सकते ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल मेरे 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 ख्याल में ये दिलचस्प मिसाल आपने दी है कि एक गैर शादीशुदा जो है वो शादीशुदा को नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल में गैर शादीशुदा ही शादीशुदा को ज्यादा बताते हैं। बाकी शादीशुदा तो खुद अपने मसलों में सुने ना, सुने तो मेरी बात भी तो सुन लेना कि शादीशुदा बाकी खुद अपने इतने मसलों में फंसे होते हैं कि वो तो मशवरा देने के काबिल ही नहीं रहते। वो फाशिस्ट सोच कि जिसकी वजह से मैं ये कहता हूं कि ये एक हिंदुत्व राज बन रहा है, और इसी वजह से मैं ये समझता हूं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जनाब देखें, ये भारत जो है वो हिंदुओं का देश है। तो एक तरफ तो इतना इतना बड़ा लेक्चर कि टेररिज्म को इस्लाम से जोड़े, और दूसरी तरफ अपनी बारी आए और फिर उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त मुहावरा भी बोला था कि जी मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी हाय। तो उन्होंने ये कहा, तो ये देखना यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होता है ना कि मुसलमान तो हो गया टेररिस्ट। Hi viewers, this is me Rebaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। इंतहाई दुख के साथ आज इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करने जा रहे हैं, और टॉपिक हम सबको पता ही है कि पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ वो हम सबके सामने है, और हम किसी भी टेररिस्ट अटैक को जो है वो सपोर्ट नहीं करते, कंडेम करते हैं। और इंतहाई दुख है जिस तरह वहाँ पर सिविलियन को मारा गया। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। हमें जो है आज ज्वाइन किया है मेजर रज़ा ने पाकिस्तान से, और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है अवनीश शर्मा जी ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब। अवनीश सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नमस्कार रेबा, थैंक यू जी। थैंक यू सर, आगाज़ हम मेजर साहब से करते हैं। मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये टेररिस्ट अटैक हुआ जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। हम मतलब इस तरह, मतलब मैंने वो वीडियोस क्लिप जो है सोशल मीडिया पे देखे, और टेररिज्म जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो हमारे पड़ोसी कंट्री में हो, चाहे वो हमारी खुद की कंट्री में हो। आप इसको कैसे देख रहे हैं, इस अटैक को? और बहुत सारे सिविलियन को मारा गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी रिबाह, बहुत शुक्रिया। पहले तो जिस तरह आपने कहा कि अगर कहीं पे भी कोई नाहक सिविलियन मारा जाए तो वो अफसोसनाक है, और अगर कोई सिविलियंस वहां पे जिनकी डेथ हुई है, उनके फैमिली मेंबर्स की या उनके लव्ड वंस की, तो मैं उनके साथ ताज़ियत करता हूं और मुझे इस पे अफसोस है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब तो ये अफसोस तो बनता ही है। मैंने कल अपना वीलॉग भी किया तो उसमें भी मैंने कहा कि जी किसी सिविलियन की कहीं पे नाहक डेथ हो, मतलब वो अपनी छुट्टियां गुजारने आए हुए थे, उनका जो देशों के बीच में मामलात हैं उनसे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, वो अपनी वेकेशन पे थे। लेकिन दूसरी तरफ मुझे इस बात का भी बड़ा अफसोस है कि अभी वो अटैक हुआ ही था या उसकी खबर ही आई थी तो साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर और तमाम कमेंटेटर्स ने इमीडिएटली गवर्नमेंट समेत बगैर किसी बहस के उन्होंने ये सब के सब जो है इल्जामात वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिए। इस पे बहुत सारे सवालात हैं कि जो उठते हैं। इसकी मेरे हिसाब से एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
मैं यहाँ पे कोई मतलब मैं चाहूंगा कि पहले मैं शर्मा जी को भी सुन लूं, लेकिन ये है कि बहुत सारे सवालात हैं कि जो पैदा होते हैं कि इतनी जल्दी कैसे आपने डिटरमिन कर लिया कि ये पाकिस्तान है। फिर ये जो पहलगाम का इलाका है, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे कोई 400 किलोमीटर दूर है। अगरचे है ये कश्मीर के अंदर ही, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन ये है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उससे 400 किलोमीटर दूर है। तो बहुत सारे सवालात हैं, जैसे जैसे डिटेल्स आ रही हैं तो वो सवालात उठ रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि शर्मा जी चूंकि वहां के मकामी हैं, उधर के एक बाखबर और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उनकी ओपिनियन सुन लेते हैं। सुनने के बाद मैं बड़े अदब के साथ शर्मा जी के सामने वो सारे सवालात रखना चाहूंगा कि जो मेरे ज़हन में है, एंड आई होप कि वो उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन मुझे भी देंगे ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। अवनीश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत अफ़सोस है इस अटैक के हवाले से। हम टेररिज़्म को कहीं पे भी सपोर्ट नहीं करते हैं, और टेररिज़्म कहीं पे भी हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी कंट्री में हो, चाहे हमारी कंट्री में हो, चाहे जिस मर्ज़ी जगह पे हो, और इसका किसी भी मज़हब से, किसी भी चीज़ से ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि ये टेररिस्ट हैं और इनको जो है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? जी, प्रवाह हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो ये अटैक हुआ है, ठीक है, मैं भी कह देता हूँ ये टेरर अटैक है। दूसरा, इसमें किसका रोल है, किसका नहीं रोल है, बिल्कुल ठीक बात है। मेजर साहब ने जो कहा कि पहले इन्वेस्टिगेट होने देते हैं, और मैं एज ए इंडियन सिटीजन अभी अपनी एजेंसीज, अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल और फॉर्मल स्टैंड की प्रतीक्षा करूंगा, उसका वेट करूंगा। मैं जिस सोशल मीडिया और मीडिया न जाने किस किस चीज का हवाला मेजर साहब दे रहे थे, आई एम नॉट गोइंग टू बाय ऑल दिस। मैं अपने भारत सरकार और उसके ऑफिशियल स्टैंड का वेट करूंगा, और इंडियन गवर्नमेंट ने, एजेंसीज ने इनपुट्स जरूर दिए हैं, वो इनपुट्स उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब तक कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं आ जाता तब तक मैं इसको बाय नहीं करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले ये जान लेते हैं ये अटैक किस तरह का है। अभी आपने बड़ा खूबसूरत सा एक शब्द कहा कि अटैक का कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है, अटैक का कोई मजहब होना नहीं चाहिए, लेकिन मरने वालों का मजहब क्यों पूछा गया? मैं जरा, पहलगाम में किसका रोल है? पाकिस्तान का है। फिर मेजर साहब कहेंगे नहीं है, हम कहेंगे 4 उधर से आए, 5 उधर से आए। कोई इसका इस पर मैं बाद में आऊंगा, मैं नहीं आना चाहता। वो हमारी गवर्नमेंट, हमारी एजेंसीज जो इसका जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ जब कार्रवाई करेंगी, तब वो अपने आप पता लग जाएगा कि किसका रोल है, किसका नहीं रोल है। सवाल ये उठता है कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो क्या टेरर अटैक है? हाँ, मैं मानता हूं टेरर अटैक है। इसको क्या भारत पर हमला माना जाए? हमारे यहाँ इस तरह की आवाजें उठा रही हैं, ये मैं आपको जवाब नहीं दे रहा। ये मैं, जो भारत में बातचीत चल रही है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ दोनों तरह की बातें चलती हैं। हाँ, ये भारत पर अटैक है। अब इसमें नयापन क्या है? नयापन ये है कि जो टूरिस्ट वहां पर थे उनसे उनका मजहब पूछा गया, उन्हें कलमा पढ़ने को कहा गया, ताकि ये पहचान हो सके कि ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। ये अटैक पहलगाम में एक दूसरा नेचर दिखाता है। और तब मुझे याद आ जाती है आपके आर्मी चीफ मिस्टर मुनीर का, अभी कुछ दिन पहले जब वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के बीच में बात कर रहे थे, तो उन्होंने जिन्ना की वही थ्योरी एक बार फिर से बांची, 2 नेशन थ्योरी। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम ये 2 अलग अलग कौमें हैं, और आपको बताना पड़ेगा कि एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। मैं ये सोच रहा था उस दौरान जब ये आसिफ मुनीर ने कहा था, तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि यार 1947 में ये यहीं थे जहां जिन्ना था, और ये आज का पाकिस्तान और उसका आर्मी चीफ भी वहीं खड़ा है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। भाई, आप किसके साथ बात कर रहे थे? या तो आसिफ मुनीर ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो कुछ भी बचे हैं हिंदू, उनके साथ आप नहीं रह सकते, मिटा दो, खत्म कर दो, या फिर किसके साथ आप कह रहे थे? आपका
हिंदुस्तान के हिंदुओं से क्या वास्ता, या पाकिस्तान के अलावा जितने भी हिंदू इस पूरी दुनिया में रहते हैं उनसे क्या वास्ता? कोई वास्ता नहीं। लेकिन आसिफ मुनीर का ये कहना, और उस कहने के कुछ दिनों बाद पहलगाम में जब अटैक होता है, तो पहली बार कश्मीर के स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हिस्ट्री में पहला मौका जब नाम पूछ के, इससे पहले 90s में कश्मीरी ब्राह्मण्स के साथ जो हुआ वो वहां के लोकल्स ने किया, लोकल्स शामिल थे, वो पहचान करा रहे थे, तो उसमें पूछने की कोई बात नहीं थी। लेकिन पहलगाम में जहां पूरे इंडिया के टूरिस्ट हों, वहां नाम पूछना, पहचान आइडेंटिफाई करना और ये इंश्योर करना कि हिंदू ही हैं और फिर गोलियां मारना, ये जरा एक अलग मामला है। और ये अलग मामला है इसलिए मैं जरा पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान ने कराया, पाकिस्तान ने या कर दिया, मैं इस पर नहीं आ रहा हूं, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ी चीज और बड़ी बात, और पहला जो हमारा ध्यान जाएगा वो इस पर जाएगा। ये हमारे लिए एक बड़ी चीज है कि कश्मीर में इस अटैक में नाम पूछा गया है, आइडेंटिफाई किया गया और हिंदुओं को कत्ल किया गया है। 27 हिंदू हैं, 28वां एक बंदा जो लोकल भी मरा है वो मुस्लिम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल कश्मीर की समस्या है? आप इसे कश्मीर तक ही रखना चाहेंगे, मुझे पता है, लेकिन नहीं। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी पैनलिस्टों को खुश होना चाहिए, कम से कम संतोष होना चाहिए, खुश तो नहीं, संतोष तो जरूर होना चाहिए कि मैं इस टेररिज्म को, जो कुछ भी टेररिज्म है, मैं इसको इस्लामिक टेररिज्म कह रहा हूं। और ये इस्लामिक टेररिज्म इसलिए है कि इसने आइडेंटिफाई किया है हिंदुओं को और तब मारा है। इसलिए ये केवल टेरर अटैक नहीं है, एक इस्लामिक टेरर अटैक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये भारत पर हमला है तो जी हां, बिल्कुल भारत पर हमला है, क्योंकि भारत अपनी तबीयत से, अपने मूल रूप से, अपने कॉन्सेप्ट से, अपनी तबीयत से, अपने कल्चर से एक हिंदू स्टेट है। कागज पर लिखने की इसकी आवश्यकता नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए अगर ये भारत पर अटैक है तभी यह हिंदुओं पर अटैक है, और अगर हिंदुओं पर अटैक है तो ये भारत पर अटैक है, पहली चीज। अब आप कहेंगे कि साहब आप अपने मुसलमानों को शक की निगाह से देख रहे हैं। जी हां, समस्या है। हिंदुस्तान में अगर 30 करोड़ आबादी है, 35 करोड़ आबादी है, तो वो समस्या है। उनमें से ज्यादातर कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, इसलिए वो समस्या है। भारत संभवतः अभी ये ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर्ड है कि हम सबसे ज्यादा मुस्लिम नंबर्स रखते हैं या इंडोनेशिया रखता है, चलिए ये बात अलग हटा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आबादी रखता है, टॉप में से है। तो बट नेचुरल है कि ये समस्या है हमारे यहाँ। मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं आपको, मैं अभी किसी पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा, आपकी कंट्री का नाम नहीं लूंगा, हम पहले अपने अंदर की बीमारी पर बात करेंगे। जी हाँ, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की है, मुसलमानों की? क्या इस्लामिक टेररिज्म केवल इंडिया की प्रॉब्लम है? यूरोप में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, ये तो मान लीजिए क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। उसके बाद यहूदी हैं, इजराइल, उनके साथ क्या हो रहा है? चलिए, ये हो गया अदर देन मुस्लिम। ये जरा प्लीज इंडिया में बता दीजिएगा इस्राइल के साथ क्या हो रहा है? किसके साथ? इस्राइल के साथ क्या हो रहा है? हम इजराइल पे भी आ जाएंगे। आज मैं कश्मीर और पहलगाम पे हूं। मेजर साहब जरा 2 मिनट वहीं रहिए, इजराइल ले चलूंगा आपको, बड़े खुशी खुशी ले चलूंगा, जरा यहां रहिए। मैं बीमारी पहचान के आपको बता रहा हूं, अभी आप तक आ रहा था मैं अभी क्रिश्चियन, मैंने हिंदू पहलगाम में कहा, मैंने कहा यस, भारत में ये इस्लामिक टेरर अटैक है। उसके बाद मैं आपको ले गया क्रिश्चियन कंट्रीज की तरफ, मैं यूरोप ले गया, मैं आपको यूएस ले गया, वहां भी इस्लामिक टेररिज्म है, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे बाकी जगह। एक मिनट है, उनकी आवाज नहीं आ रही। किसकी? मेरी आवाज नहीं आ रही जी? असर अब आ रही है, अब आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। मैंने वही कहा, मैंने अभी आपको इंडिया के बाहर ले गया, यानी हिंदुओं के सामने इस्लामिक टेररिज्म की हद से मैं बाहर लेके गया आपको। मैं आपको यूरोप ले गया, मैं आपको यूएस ले गया। उसके बाद मैं आपको अब
मुसलमानों के बीच में लाता हूं। आपके यहां क्या प्रॉब्लम है भाई? आपके यहां बलूचिस्तानी हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूज हैं। आप अगर खुद को कहते हो कि हम बहुत बड़े टेरर के शिकार हैं, तो आपके यहां टेररिज्म कौन कर रहा है? अफगानिस्तान में टेररिज्म कौन कर रहा है? यानी मुसलमान कॉमन है टेररिज्म के साथ। वो कहीं क्रिश्चियनिटी के साथ लड़ रहा है, वो कहीं हिंदुइज्म के साथ लड़ रहा है, वो कहीं जीव्स के साथ लड़ रहा है, और जहां उसे कोई और नहीं मिलता वहां खुद के साथ लड़ रहा है। यानी विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी वो टेरर का काम कर रहा है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि वो इंडिया जहां पर 35 करोड़ 40 करोड़ के आसपास हिंदू, अगर मान लीजिए मुस्लिम रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। और पहलगाम इस नजरिए से एक आम टेरर अटैक नहीं है जिस तरीके से ढक दिया जाता है। ये इस्लामिक अटैक है, हिंदुओं पर अटैक है, इंडिया के अंदर से है, बाहर से सपोर्ट अगर है तो वो बात की बात है। मैं इसलिए पाकिस्तान का एक बार भी नाम नहीं ले रहा हूं। पाकिस्तान का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जब कार्रवाई होगी चीखें निकल के आ जाएंगी सामने। वो हमारे एजेंसीज का काम है, हमारे गवर्नमेंट का काम है। वो किसी यूट्यूब पे बैठ के भाषण देते हुए अवनीश पीएन शर्मा का काम नहीं है। हमारा काम यह है कि हमारे लिए खतरनाक सबक क्या है पहलगाम अटैक के। पहलगाम अटैक ने हमको यह बताया है कि अब इस देश में इस्लामिक टेररिज्म को भी हमें कायदे से देखना होगा, और ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है जिसके हम भी शिकार हैं। तो मैं पुलवामा के बाद मैं इस पहलगाम अटैक को इसी तरीके से देखता हूं, इसके अलावा और नहीं। हाँ जी। मेजर साहब क्या कहना चाहेंगे? अवनीश सर को आप काउंटर भी कर सकते हैं। उसके अलावा सर, ये टेररिज्म कब खत्म होगा? एक अरसे से हम जो है यहाँ पूरा वर्ल्ड जो है एक टेररिज्म के लपेट में ही है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि टेररिज्म जो है हर कंट्री फेस कर रहा है। तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? ये रिबाहा आपका सवाल जो है वो मुताबिकत नहीं रखता उससे जो शर्मा जी ने कहा। शर्मा साहब बड़े खुले अल्फाज में ये कह रहे हैं कि जनाब ये इस्लामिक टेररिज्म है, और इनकी बातें सुन के जो मेरे खदशात थे वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। तो देखें, आर्मी चीफ की जो तकरीर थी बेहतरीन तकरीर थी। उस तकरीर में उन्होंने वही बताया कि जो सच है। उन्होंने कहा टू नेशन थ्योरी के नाम पे, टू नेशन थ्योरी के नजरिए के ऊपर पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनने की वजह यह थी कि भाई हम जो है वो हिंदू के साथ, हिंदू मेजोरिटी के साथ मुसलमानों का गुजारा मुश्किल था। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने अपने लिए एक अलहदा देश बना लिया, और अलहदा देश बनाने के बाद अब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। और उन्होंने कहा यही कहानी अपने बच्चों को आपने जरूर सुनानी है कि मत वो किसी धोखे में आके ये समझे कि नहीं यार ये तो वैसे गलतफहमी पैदा हो गई थी। और मुझे खुशी है शर्मा जी के ख्यालात सुनकर, वो इसलिए कि सवालात तो शर्मा जी फिर मैं बाद में करूंगा अपनी बातचीत के आखिर में। लेकिन देखे ना, इनके ख्याल में अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में जहां पे भी टेररिज्म हो रहा है कि वो मुसलमान कर रहा है। तो मुझे शर्मा जी जरा गिनवा दें कि कौन से टेररिस्ट कितने मुसलमानों ने किए अमेरिका में, कितने बरतानिया में, कितनी दूसरी जगह के ऊपर, और मुझे समझा दें जरा नंबर से कि खाली उनके अपने गोरे जो स्कूलों में दाखिल होकर बच्चों को मार देते हैं ज़हनी तौर पे भटके हुए, उनकी तादाद शायद बहुत ज्यादा होगी बनिस्बत इसके। और साथ शर्मा जी ये भी बता दें कि ये जो एक दो छोटे मोटे इल्जाम आप मुसलमानों के ऊपर लगा देते हैं, तो साथ ये भी बता दें कि जो इराक में 10 लाख मारे, जो कश्मीर में 1 लाख आपने मारे, जो सीरिया के अंदर आपने कत्लो गारत की, जो सीरिया में अभी आपने बिठा दिया, तो उस सारे की भी पूरी वजाहत करें कि इराक में क्या 10 लाख बच्चे नहीं मारे गए? क्या लीबिया के अंदर लोग नहीं मारे गए ना हक? क्या अफगानिस्तान के अंदर नहीं मारे गए? क्या फलस्तीन के अंदर इसराइल इस टाइम पे कत्लो गारत की ऐसी हद को पहुंचा हुआ है कि जिसको देख के गोरे जो है वो अपने कानों का हाथ लगा रहे हैं। ये जो पोप अभी फौत हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं अगरचे क्रिश्चियन पोप हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरा दिल जो है वो, मुझे रात को नींद नहीं आती कि मैं वो जो बच्चों की कत्लो गलत देख रहा हूं। तो मुझे तो शर्मा जी पे बड़ी हैरानी है। ये कह रहे हैं कि इसराइल के साथ क्या हो रहा है, तो बड़ी मुझे एज ए मुसलमान को भी छोड़ें जी, मुझे एज ए इंसान तशवीश हो रही है कि शर्मा साहब कैसे मतलब जो है, मैं ये कह रहा हूं कि एक दो, और फिर अब मैं आता हूं जरा
कि जी आर्मी चीफ की जो तकरीर थी वो बिल्कुल ठीक थी और उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, उससे तकलीफ बड़ी पहुंची और मैं समझा कि शायद इतनी तकलीफ वाली बात नहीं थी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि फिर वो दाढ़ी की बात आ जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि जिन जो इस तरह के काम कर रहे हैं, हिंदुत्व राज बना रहे हैं। एक हिंदू, मुझे अगले दिन एक कमेंटेटर ये कह रहे थे, मेजर साहब अगले 5 साल में आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है। तो मैंने उनसे कहा बड़े अदब के साथ, मैंने कहा जनाब आप अपनी फिक्र कीजिए, वो इसलिए कि जिस तरह आप एक हिंदुत्व राज में अभी बन चुके हैं तो उसमें आपको बड़ी परेशानी का सामने होने वाला है। क्यों कि आपकी एक बड़ी मुसीबत है और मैं उसके ऊपर आपके साथ हमदर्दी और मैं खुशी भी महसूस करता हूं। मुसीबत आपकी यह है कि आपके पास जो मुसलमान वहां पे मौजूद हैं वो मुसलमान, आपने तो शर्मा जी फिर भी मेहरबानी की कि 25 करोड़ कह दिया, 30 करोड़ कह दिया, वरना आपकी किताबें तो 15% कहती हैं, हकीकत में वो 20% से ज्यादा वहां पे मुसलमान हैं और मुझे बड़ी अच्छी तरीके से एहसास है कि वो तकलीफ कैसी है। तो रिबाहा अभी जरा देख ले इंडिया का नक्शा और उसमें मुझे बता दें कि इंडिया के हमसाए में जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, पाकिस्तान तो अजली बुरा था ना, मुझे बताएं बांग्लादेश को क्या तकलीफ है, मुझे बताएं म्यांमार को क्या तकलीफ है, मुझे बताएं नेपाल को क्या तकलीफ है, मुझे बताएं भूटान का क्या मसला है, मुझे बताएं चाइना का क्या मसला है। सब के सब जो है वो तंग आए पड़े हैं इस तंग सोच से कि ये जो एक हिंदू की एक तंग सोच है कि जनाब मैं ही हूं और अपनी सोसाइटी का, कहेंगे कि मेजर साहब आप उधर चले जाते हैं, लेकिन अपनी सोसाइटी का हाल यह है कि ऐसी दर्जा बंदियां हैं कि 25% तो मुसलमान है ना जी, बाकी 25% जो है वो नाली में रहते हैं, उनकी आप बात ही नहीं कर सकते। 50% तो आप आउट कर देना इंडिया के अंदर। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहलगाम एलओसी से 400 किलोमीटर दूर है और जिस रिजॉर्ट में हमला हुआ है रिबाहा, आप प्लीज रिसर्च कर लें, उस रिजॉर्ट की ऊंची ऊंची दीवारें हैं, वहां पे सिक्योरिटी मौजूद है, उसके अलावा 7 लाख फौज इनकी वहां पे मौजूद है। इन्होंने तो 370 हटा के 35 से हटा के वो ये कह रहे थे झेज के हकूक दे के वहां पे तो अमन और शांति कर दी थी ना, तो कहां से आई ये 6? और अगर पाकिस्तान ने भेजे थे तो पाकिस्तान ने उनको कह के भेजा था कि वहां पे जाके पूछना कि जी कौन सा हिंदू है कौन सा मुसलमान है और मुसलमान को ना मारना। कैसी आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं? ये स्क्रिप्ट बेसिकली जानबूझ के मुद्दा बनाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के साथ। और फिर समझिए कश्मीर दुनिया की वाहिद जगह है शर्मा जी जिसके तीनों तरफ 3 न्यूक्लियर रियासतें हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, तीनों न्यूक्लियर है। तो आप जो भी देखें, टाइमिंग बड़ी अच्छी है। वो हमारे यहाँ तो कहते हैं पुलिस का थानेदार होता है ना, उससे बात करें, वो कहता है कोई वकुआ हो जाए ना शर्मा जी तो सोचे फायदा किसको जाता है। तो अभी आप देखें वकुआ हुआ, जेडी वैंस साहब आपके पास आए हुए थे, कल मोदी जी उनके बच्चों को खिला रहे थे, खुद खैर से गैर शादीशुदा है लेकिन उनके बच्चों को खिला रहे थे। आज मोदी जी सऊदी अरेबिया में हैं, जेडी वैंस साहब ने जुमेरात को आपके पास से जाना है, तो उसके बीचों बीच ये वकुआ हो जाना, टाइमिंग बड़ी मुनासिब और बेहतरीन। अगर पाकिस्तान का तो मसला सिर्फ आपके साथ है ना जी, पाकिस्तान का दुनिया में अमेरिका के साथ तो कोई ऐसा मसला नहीं है जो तनाज़ा उसने तय करना है, पाकिस्तान ने बरतानिया के साथ तो कुछ तय नहीं करना। तो मुझे ये बताएं कि जेडी वांस साहब जब पाकिस्तान के ये हक में है कि जेडी वांस साहब वहां पे पहुंचे आपके पास एक सरकारी दौरे के ऊपर और हम उस टाइम पे ये करें? हमारा तो झगड़ा आपके साथ है ना, हमारा तो किसी और के साथ झगड़ा ही नहीं है। तो शर्मा जी मेरे हिसाब से आप एक साहिब राय आदमी हैं, जरा प्लीज तवज्जो दें इन बातों पे। अपने ही जो कॉलीग्स हैं उनके आर्टिकल्स को पढ़ें। वो कह रहे हैं कि ये हैरतनाक है कि 400 किलोमीटर दूर 7-7 फुट ऊंची दीवारों वाले रिजॉर्ट के अंदर, जहां पे सिक्योरिटी गेट भी मौजूद हैं, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद हैं, वहां पे कहां से ये 2 या 4 लौंडे आ गए और उन्होंने आके ये सारा कुछ किया। और फिर जिस तरह की तस्वीरें, मुझे तो नहीं मालूम कि रिबाहा ने कौन सी तस्वीरें देखी कि जिसने इनके दिल पे चोट लगाई, लेकिन ये भी रिबाहा ध्यान रखिएगा कि इंडिया में ये भी बड़ा रिवाज आम है कि अगली पिछली जोड़ जाड़ के ऐसी वीडियो बना देते हैं कि फिर समझ ही नहीं आती कि ये वीडियो कहां से। तो मैं बड़े अदब से ये सवाल करते थे जाफर एक्सप्रेस पे कि मेजर साहब दिखाएं ना लाशें, तो मैं भी बड़े अदब से ये कहूंगा कि मैंने भी जो कुछ देखा है मीडिया के ऊपर, उसमें बड़े अदब के साथ कुछ चीजें जो है वो सवालात उठते हैं कि एक आदमी इस तरह लेटा हुआ है कि जैसे जो होता नहीं है कि जी किसी सियासी मकाम के ऊपर एक बंदा वैसे ही लेट जाए, उसकी बीवी उसके साथ बैठ जाए या उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ बैठ जाए, उस तरह की तस्वीरें हैं। और मुझे बताए ना कि
जो करने वाले थे उन्होंने खास तौर पे, तो ये खास जो नुक्ता शर्मा जी बयान कर रहे थे वो ये नुक्ता बयान कर रहे थे कि भैया इसको इस्लाम के साथ जोड़ना है, इस्लाम को फिर टेररिज्म के साथ जोड़ना है और उसका फिर एक झैली हिस्सा बनाना है कि जनाब इसमें ये पाकिस्तान शामिल है। तो बुनियादी नुक्ता जो है, जो ग्लोबल अभी चल रही है वो ये चल रही है कि भैया मुसलमानों को टेररिस्ट, मुसलमानों को वो, दिन भी किसी को कह रहा था कि मुसलमानों की पूरी तारीख पढ़ लें, अगरचे मैं सारे मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन मुसलमानों की पूरी तारीख पढ़ लें। उन्होंने अपनी पूरी तारीख में इतने लोग कत्ल नहीं किए जितने बरतानिया ने अपने अपने अरूज में कर दिए, खाली इंडिया में जितने कर दिए, जितने अमेरिका ने जो है ये इस 21वीं सदी के अंदर कर दिए। तो इसलिए मुसलमान इंतहाई अमन पसंद, मुसलमान इंतहाई अकोमोडेटिव और मुसलमान इंतहाई खुले दिल के लोग हैं। मुसलमानों ने सैकड़ों साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की, लेकिन यहां पे उन्होंने मजहब को नहीं बदला। जो लोग थे सीरिया में हुकूमत की, वहां पे भी उन्होंने सबको रहने दिया। हाँ, ये बीच में कुछ वाकयात हैं कि जिसमें किसी मंदिर की जगह किसी ने मस्जिद बना दी, किसी मस्जिद की जगह अभी मंदिर बन गया। ये सिविलाइजेशंस में, इंसानी तारीख में ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन मेरी रिबाहा सवाल मेरे जो है वो ये हैं कि मुझे शर्मा जी, ठीक है इस्लामिक टेररिज्म इसको कहें कि जी वो, इन्होंने मिस्टर मुनीर कहा लेकिन वो जनरल मुनीर हैं। जनरल आसिम मुनीर की जो तकरीर थी वो ठीक है, उन्होंने एक तकरीर की, वो कोई ऐसी नई तकरीर नहीं थी कि जो आप कहें कि जी खास इंडिया पर डायरेक्टेड थी। अब तो ये भी कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने अपनी स्पीच में इशारा दिया कि जनाब ये करना है, और वो इशारे वाले भी जो है वो तकरीर का इंतजार कर रहे थे कि उनको और कोई चीज नहीं चाहिए थी। तो इसलिए इतनी भोली, इतनी सादा स्टोरी इसको ना बनाए। मेरे हिसाब से ये एक फॉल्स, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और मेरे ख्याल में बाहर जब इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें, और अभी भी इसमें बहुत झोल है कि जगह जो है वो एक प्रोटेक्टेड जगह थी। नंबर 2, पीक ऑफ द सीजन टूरिस्ट स्पॉट था। नंबर 3 कि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी मौजूद हैं। नंबर 4 कि जो वीडियोस या जो एविडेंस सामने आई है उसके मुताबिक, और फिर वो निकल भी गए। शर्मा जी ये भी बताएं कि क्या वो टेररिस्ट मारे गए, क्या वो वहां पे उनकी डेड बॉडीज मौजूद हैं, या वो अरेस्ट हो गए, या वो निकल गए। तो ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होता है तो हम तो उस अटैकर को जो है मतलब अंजाम को पहुंचाते हैं या अरेस्ट करते हैं, लेकिन इनका जो है वो निकल गया। तो अब ये अब मतलब मुझे नहीं मालूम कि इतनी जल्दी ये सारी चीजें, इतनी जल्दी ये कैसे कंक्लूड हो गया कि इस्लामिक टेररिज्म है, कैसे कंक्लूड हो गया कि जनरल आसिम मुनीर की तकरीर है, कैसे, और फिर जेडी वैंस जो अमेरिका के नायब सदर है, अमेरिका की बहुत बड़ी कुव्वत है, वो आए हुए। तो मुझे तो सच्ची बात है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जो जवाब तलब है, और मैं समझता हूं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उसके बाद तो एक तरफ तो शर्मा जी ये कहते हैं कि मैं अपनी गवर्नमेंट के स्टैंड का इंतजार करूंगा, हालांकि मुझे उसमें भी कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, लेकिन चलो वो कहते तो हैं। तो एक तरफ वो ये कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शर्मा साहब जो हैं वो सारी की सारी बातें, और देखिए पूरी दुनिया में घुमा के उन्होंने आखिर में इस्लाम को टेररिज्म के साथ मिलाया, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, और उसके ऊपर शदीद मैं एहतजाज करता हूं। और नंबर 2 कि उस इस्लामिक टेररिज्म को फिर ये लाके पाकिस्तान पे डालते हैं। अरे भाई, पाकिस्तान का तो सिर्फ आपके साथ मसला है ना, तो पाकिस्तान ये टाइमिंग और ये सारे सिनेरियो में ना कोई बात बनती नहीं है कि पाकिस्तान की ये इसमें कोई वो है कार्रवाई। अवनीश सर, मेरा आपसे सवाल है। एक यहाँ पर पाकिस्तान जो है खुद जो है वो एक टेररिज्म का शिकार है, यानी कि टेररिज्म से इफेक्टेड है। और दूसरी जानिब हम हमेशा से देखते हैं कि भारत हमें ये कहता है कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। तो जब पाकिस्तान ही खुद इससे इफेक्टेड है तो कैसे जो है वो टेररिज्म फैला सकते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? और अब मेजर साहब की बातों को भी, उन्होंने भी काफी सवालात आपसे किए, इस पर आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल। मेजर साहब, मुझे नहीं पता कि किस डेट के अखबार पढ़ते हैं। कुछ बातें इनकी, जो पहलगाम जहां पर अटैक हुआ है, कम से कम जहां पर अटैक हो, जहां पर कोई इंसिडेंट घटा हो, उसके बाद उसके बारे में फ्रॉड या झूठ नहीं परोसना चाहिए। आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं, हालांकि दुरुस्त कर नहीं पाऊंगा मैं, मुझे पता है आप अपना एजेंडा ही बात करेंगे। साहब, वो कोई रिजॉर्ट नहीं था, पहली चीज। वो एक ट्रैक था जहां लोग ट्रैकिंग करते हैं, और वो इस तरह का ट्रैक था जहां पर मोटरेबल रोड भी नहीं है। पहले 2-3, वो कोई रिजॉर्ट नहीं था, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी इंटरनल, वो कोई बंद अहाता नहीं था। वो एक ओपन ट्रैक, जो कि एक बड़ी वैली, और बड़ी वैली के बाद जिस तरीके से एक नेचुरल ट्रैक होता है उस तरह का वो नेचुरल ट्रैक था, जहां पर रोपवेज भी था,
और एक छोटा सा जो स्लाइडिंग होता है वो भी था। मोटरेबल रोड वहां पर नहीं थी। तो इसलिए ये जो बिला वजह का एक झूठ आप बोल रहे हैं, फैक्चुअल झूठ, पहले तो इसको हटा दीजिए। दूसरा, इस बेशर्मी पर कौन न मर जाए खुदा। हमें ये बताया जा रहा है कि एक जो वहां पर हमारे यहां भारत में सो कॉल्ड हिंदुत्व और हम ही सुपर हैं और हम ही हम हैं, ये बेशर्मी से बता कौन रहा है हमें? ये वो बता रहा है जिसका डीएनए 1947 में केवल मजहब और इस्लाम के नाम पर पैदा हुए देश का है। जो एक इस्लामी मुल्क है, मजहबी मुल्क है, खुद को कहता है कि कलमे के ऊपर हम पैदा हुए हैं, हमारा हैप्पी बर्थडे कलमे के ऊपर लिखा हुआ है, वो हमें इस बेशर्मी से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी, तेरा कुत्ता टॉमी मेरा कुत्ता कुत्ता, ये हद है बेशर्मी की कि खुद मुसलमान मुल्क का बाशिंदा जो कन्वर्टेड है, वो भी असली मुसलमान भी नहीं है, डीएनए करा लो तो वो भी कन्वर्टेड है, बाप रामलाल निकल के आएगा। 47 में उसने अपना बाप बदल दिया, कलमे पर पैदा हुआ इस बात के नाच नाचता है, माइनॉरिटीज को खत्म करता है, कहता है, उसका आज का आर्मी चीफ कहता है कि ये दो अलग अलग नस्लें हैं। जिन्ना का पैदा किया देश का आज का आर्मी चीफ भी जिन्ना से एक कदम आगे नहीं बढ़ा है, और वो हमें बेशर्मी से ये बताता है भारत, जहां विश्व का कोई ऐसा मजहब, कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो यहां पर मौजूद नहीं है, पाया नहीं जाता। और दूसरा, 25 से 30 करोड़ आबादी वाला वो मिल्क जो अपने आप के लिए विक्टिम कार्ड खेलता है कि हम टेररिज्म के सबसे बड़े शिकार हैं, और वहां पर इस्लाम के अंदर टेरर है। गाड़ी अगर कोई किडनैप कर लेता है तो वो भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। और अगर हमने यहां पर कहा कि कलमा और आइडेंटिटी पता करके मारा गया और इसलिए ये इस्लामी टेररिज्म है, तो बेशर्मी से हमें आईना दिखाया जा रहा है। और फिर मुस्लिम उम्मा नाम का इस्लाम पीस का धर्म है, ये सिखाया जाने लगा है। भाई साहब, बर्तानिया में भी इस्लामी जिहाद समस्या है, पूरे विश्व में इस्लामी जिहाद समस्या है, खुद इस्लामी मुल्कों के भीतर इस्लाम बेस्ड टेररिज्म प्रॉब्लम है। इसलिए अगर हमने 25-30 करोड़ रखे हुए हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम है, ये इस्लामी टेररिज्म की प्रॉब्लम है, ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है। और इसलिए इंटरनल प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे यहां भी मुसलमान हैं, और मुसलमानों के अंदर, चाहे वो कहीं भी हो पूरे विश्व में, इवन इस्लामी मुल्क के अंदर, वहां भी टेररिज्म है, मौजूद है। पहली चीज। अब दूसरी चीज आता हूं, मैंने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया एक बार भी, मैंने तो उल्टा मना किया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मेजर साहब किस बात का गिल्ट है, इनको कूद कूद के जा रहे हैं, कह रहे हैं 400 किलोमीटर उधर। मैंने मियां कहा नाम लिया अभी? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि जिसका रोल होगा, जब उस पर पड़ेगी और वो बाप बाप चिल्लाएगा तो अपने आप पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि किसकी प्रॉब्लम थी, ये किसका किया धरा है। हम अंदर वालों को भी सिखाएंगे। अभी आ रहा है ना, 4 हैं जिसमें 2 पाकिस्तानी हैं, 2 इंडियंस हैं। अभी ये उड़ती उड़ती खबर है, ऑफिशियल नहीं, लेकिन बात करने के लिए मैं कर रहा हूं। तो हम 2 अंदर वालों को भी सुधारेंगे, बहुत कायदे से उनको जन्नत पहुंचाएंगे। बुरहान मानी को छोड़ा थोड़ी ना, अफजल गुरु को छोड़ा थोड़ी ना, हम किसी को नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं छोड़ते। आप कहेंगे आप मुसलमानों को नहीं छोड़ते, 10 में से 9 वही निकलते हैं, तो हम क्या करें? नाम बदल दें उनका, दिलीप कुमार रख दें यूसुफ खान से फांसी पर लटकाने से पहले, कि मीना कुमारी रख दें उनका नाम फांसी पर लटकाने से पहले? नहीं रखेंगे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं अभी पाकिस्तान पर गया ही नहीं, और मेजर साहब न जाने कौन से अपनी दाढ़ी का तिनका छुपा रहे थे, आई डोंट नो। वो तब से कूद कूद के कह रहे हैं हम तो नहीं। अरे आप क्या कह रहे हैं? आपके डिफेंस मिनिस्टर बोल चुके पहले ही। किस बात के लिए भाई? हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं।
नजला क्यों होने लगा भाई? इंडिया ने तो अभी कुछ नहीं कहा। यहाँ मीडिया कह रही है, लोगों के अपने अपने वर्जन है, जैसे आप बैठ के दुनिया भर का अपना वर्जन दे रहे हैं। मैं रूट काज पर जा रहा हूं, जो हमारे लिए इसमें प्रायोरिटी। और सुनिए, हमारे यहाँ सबके काम बटे हुए हैं। हमारे यहाँ मिलिट्री अपना काम करती है, सिस्टम अपना काम करते हैं, एजेंसी अपना काम करती है, इलेक्शन कमीशन अपना काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, हमने वहां पर इलेक्शन कराए, एक स्टेट गवर्नमेंट वहां पर अपना काम कर रही है। एज ए नरेटिव मेकर हम अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे लिए प्रायोरिटी इस समय यह है कि पहलगाम ने इंडिया को क्या मैसेज दिया है। इंडिया को यह मैसेज दिया है कि ये पहला ऐसा अटैक कश्मीर में हुआ है जिसमें आइडेंटिफाई किया गया है सीधे सीधे हिंदुओं को। हमारे लिए इस समय ये प्रायोरिटी है। और प्रायोरिटी इसलिए नहीं है कि हिंदू मरे हैं, प्रायोरिटी इसलिए है कि इस तरह का बर्बर इस्लामी टेररिज्म पहली बार हमें देखने को मिला। अमरनाथ यात्रियों पर इससे पहले हमला हो चुका है, वो एक दूसरा दौर था। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम इसलिए है कि अगर हमारे यहां इस तरह से इस्लामी टेररिज्म आकार लेगा, एक्टिव होगा, तो हम इसे केवल पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म मान के नहीं छोड़ सकते। और मैंने एक चीज आपसे कही, जो लोग हमारे, आपने कहा ना कि अपने कोलीग्स की रिपोर्टें पढ़ लीजिए, मैंने अपने पहली बातचीत में उसी का जवाब दे दिया कि अगर तुम कहते हो कि देश पर अटैक है, हिंदुओं पर नहीं, तो हां, मैं मानता हूं कि यह भारत देश पर अटैक है। हिंदुओं पर अटैक इसलिए है कि भारत देश हिंदुओं का है बाय डिफॉल्ट। और कम से कम वो हमें बैठ के ज्ञान न दें जो खुद इस्लामी मुल्क और हमको कहते हैं वहां पर एक हिंदुत्व हावी हो रहा है। अरे वाह, हम वक्फ को भी दुरुस्त कर रहे हैं, हराम की चीज हम नहीं चलने देंगे। और एक चीज और बता दें आपको, ये मुल्क सेकुलर सिर्फ इसलिए है कि यहां मेजॉरिटी में हिंदू है। जहां मेजॉरिटी में इस्लाम हो, एक सेकुलर मुल्क का नाम बता दीजिए 55-56 में से एक बताइए, फिर बताता हूं इस्लाम कितना बढ़िया है। आप बताइए मुझे, नेम अ सिंगल कंट्री enjoying a secular status where Islam is in majority। नहीं है। हिंदुओं का एकमात्र मेजॉरिटी का देश भारत, जहां सेकुलरिज्म जिंदा है। एकमात्र पूरे विश्व में भारत, जहां हिंदू मेजॉरिटी है। और उस हिंदू मेजॉरिटी वाले भारत में पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो हमारे यहां नहीं पाया जाता। इसलिए हमको हिंदुत्व की फिलॉसफी, इसलिए मैं, हमारे यहां जो कहते हैं कि कागज पे हिंदू राष्ट्र बनाओ, हम कहते हैं कागज पे हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत बाय डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र है। और इसकी अवधारणा ये, ऐसा नहीं है कि मैं भाषणबाजी दे रहा हूं। जब हमारे यहां सीए कानून बनाया गया, तो आसपास के जितने भी गैर मुस्लिम हिंदू, उनको हमने लेने का कहा। क्यों? तभी मेरी बात प्रूव होती है कि हमारी संसद ने भी ये माना कि इंडिया बाय डिफॉल्ट हिंदुओं का देश है, हिंदू देश है। इसलिए भारत पर हमला है, हिंदू पर हमला, भारत पर हमला है। और रही बात आप कि साहब 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों को आपने आतंकवादी कह दिया, जी हां, एक भी अगर होगा तो जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक आतंकवादी है। और हमने इसमें मजहब नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखेंगे। लेकिन अगर ये अटैक हिंदू आइडेंटिफाई करके हुए हैं, तो फैक्ट और फिगर्स अभी आ रही हैं, इसलिए मैं कच्ची बातें नहीं करूंगा, वरना मेजर साहब की तरह मैं कह जाऊंगा कि साहब वो एक किला था, उस किले में जो है वो 5000 फौज तैनात थी, और वहां पर जो है 50 फीट ऊंची दीवार थी, और उसके ऊपर करंट दौड़ते तार थे। बताइए चार कैसे घुस गए? नहीं था साहब, आपको पता नहीं है, गूगल सर्च का जमाना है, जरा सर्च कर लीजिए, उसकी तस्वीरें आपको हासिल हो जाएंगी। तो इसलिए रिबाहा, किसका इसमें किसका हाथ है, ये तो मुझे लग रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इसलिए मेजर साहब बार बार चिल्ला रहे हैं, मुझे 400 किलोमीटर की दूरी दिखा रहे हैं। अरे हमने कहा ही कब भाई?
वो तो जब थप्पड़ पड़ेगा तो उधर से चिल्लाना जिधर से आएगा, जिस मोहल्ले से, उस मोहल्ले में पता लग जाएगा भाई चोर किस मोहल्ले का, जिस मोहल्ले में पुलिस पहुंचेगी, है तौबा होगा, वहां पता लग जाएगा। सवाल हमारे लिए बड़ा ये है कि ये पहला ऐसा अटैक है जो साफ तौर पर इस्लामी टेररिज्म को दिखाता है, इस तरीके से मास मर्डर जिसमें हिंदुओं का मर्डर किया गया। ये हमारे लिए बड़ी चीज है और हम इसको सुधार के रहेंगे, क्योंकि इसके जनक अंदर वाले हैं। अगर किसी बाहर वाले ने इसमें मदद की है तो फिर वो बाहर जब गोले पड़ेंगे तो वो अपने आप चिल्लाएगा। इसलिए मैं उस पर कहने रहा हूं फिर एक बार, बल्कि मेजर साहब चिल्ला चिल्ला के अगर कह दें कि नहीं साहब हम नहीं हैं, जैसे इनके जो है डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया, ये खुद भी कह रहे हैं हम नहीं हैं। अरे भाई काहे को आपको शौक है इतना टेररिस्ट बनने का? हमने कब कहा? वो पता लग जाएगा ना। थोड़ा सा आराम करिए, अभी इतना जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। हमें ठंडा करके खाने का शौक है, बड़े आराम से खाएंगे और बड़े तबीयत से खाएंगे साहब। जितना हमने दुख झेला है इसका 10 गुना खाएंगे, निश्चित खाएंगे साहब, बिल्कुल खाएंगे। और बाहर वाले भी हैं अगर, तो बाहर वालों को खाएंगे, अंदर वालों को भी खाएंगे, कायदे से खाएंगे साहब, सुधार के रहेंगे। वक्त से लेके एक एक चीज सुधार के रहेंगे, बिल्कुल सुधार के रहेंगे। भारत में अगर रहना है तो भारत भारत कहना है, और भारत की तबीयत को बिगाड़ना किसी की बिसात नहीं है, किसी की औकात नहीं है। और कम से कम हिंदुत्व और आइडियोलॉजी के बारे में वो हमें ना बताएं जिनके अपने खाने में केवल और केवल दाल है। वो दूसरों को मत बताएं कि अगला जो है चावल और दाल दोनों खा रहा है। ठीक है मेजर साहब, एंड पर क्या फाइनल रिमार्क्स देना चाहेंगे? और सर को भी आप काउंटर कर सकते हैं। अच्छा, आज जो है ना बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और मुझे बड़ी खुशी है। अगरचे मुझे थोड़ा सा है कि शायद शर्मा जी उर्दू के अल्फाज में थोड़ा चुनाव मुश्किल था उनके लिए, इसलिए उन्होंने बेशरम का और इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन बहरहाल मैं एक बात, उन्होंने कहा कि जी 56 मुल्कों में, अगरचे मैं कोई सेकुलर का इतना हामी नहीं हूं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दें कि आप सेकुलर हैं, लेकिन हकीकत में आपसे बड़ा फाशिस्ट कोई नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से वो सेकुलर लिखना भी बेफायदा है। मेरे हिसाब से अगर कोई इस्लाम लिखता है तो वो भी ठीक है। लेकिन 56 देशों में इन्होंने बात, हिंदुस्तान के एक मुसलमान को बचा लीजिए मेजर साहब प्लीज, हाथ जोड़ के। ठीक है, अगर भारत, एक मिनट, भारत अगर सेकुलर नहीं है, एक एक मुसलमान को जो गलती से 1947 में इधर छूट गए थे आपके, उनको वापस ले जाइए प्लीज। प्लीज आइए ना, एक डेलीगेशन लेके आइए, ले जाइए, जहाज भर के ले जाइए साहब, बाघा बॉर्डर तोड़िए। यस शर्मा जी, मैं आपको 2 टोक अल्फाज में बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की गारंटी है पाकिस्तान, इसलिए इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। वो इसलिए गारंटी मत दीजिए, गारंटी मत दीजिए, गोदाम भरिए, गारंटी मत दीजिए, गोदाम भरिए। मैं कह रहा हूं शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपनी बात कर ली, मैं उसके जवाब में आपको अपनी सोच बता रहा हूं। और ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की गारंटी है पाकिस्तान, मेरे ख्याल में कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए भी स्टेबिलिटी फैक्टर है पाकिस्तान। वो इसलिए कि हिंदुस्तान के इर्द गिर्द जितने भी आप कंट्रीज देख लें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर पाकिस्तान ना हो तो ये किधर से किधर बात चली जाती। लेकिन एनीवेज, इन्होंने एक सवाल बड़ा अच्छा किया। इन्होंने कहा कोई एक देश बता दें कि जो मुसलमान 56 मुल्कों में जो सेकुलर हो। तो सुन लीजिए, तुर्की सेकुलर है, वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, बहुत बड़ा मुल्क है। इसी तरीके से अजरबैजान, अल्बानिया, काजाकिस्तान, उसके बाद इंडोनेशिया, तो काफी सारे मुल्क ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जी रिलीजन सेपरेट है और स्टेट सेपरेट है। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है शर्मा जी। लेकिन ये जो हिंदुत्व राज का प्रोपेगेंडा है और उसमें साबित करना है कि हर मुसलमान दहशतगर्द है, उसके लिए जो मसाला और जो पेट्रोल चाहिए वो तब ही वो आग बनेगी जब आप कहेंगे कि 56 में से 56। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूं और मैंने आपको अभी खुले दिल से बता दिया कि एक नहीं कई इस्लामी मुल्क ऐसे हैं, और उसमें बड़े बड़े इस्लामी मुल्क, तुर्की बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है, इंडोनेशिया बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है कि जो अपने आप को आईनी तौर पे सेकुलर कहते हैं। अगरचे मैं जाती तौर पर ये समझता हूं, लीजिए यार, मतलब नहीं आप भी चेक कर लीजिए, आप भी चेक कर लीजिए। नाम के आगे मेजर लगा हुआ है तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है बार बार टोकना। नहीं, मैं ये कहता हूं कि मैं भी चेक कर लूंगा, आप भी चेक कर लीजिए। लेकिन मेरी जो अपनी समझ है उसके मुताबिक ये जो मुल्क हैं इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और रिलीजन को जो है सेपरेटली डिफाइन किया। अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि आपने कहा कि जी जब तक, और ये बड़ा अच्छा आपने बोला कि जब तक एक भी दहशतगर्दी करेगा
तो रिबाहा आप समझ लें कि तमाम मुसलमानों की वहां पे कमबख्ती आएगी। और देखें ना, आज इन्होंने दिल की बात कर दी कि वक्फ बोर्ड की हराम की कमाई, और ये देखें यही टारगेट ही ये था। दिल की बात नहीं, हार्ट जुबान ऑफ द की, प्रॉब्लम कागज पर। हमारी पार्लियामेंट ने कहा है, हेलो, ये दिल की बात नहीं है, एक यूट्यूबर बैठ के यहाँ नहीं कह रहा है, ये हमारी पार्लियामेंट ने कहा है कि हराम की जमीन नहीं लेने देंगे वक्फ बाय यूजर, जहां चद्दर पीली हरी उड़ा के नहीं लेने देंगे। ये पार्लियामेंट ने कहा है भाई, दिल की बात नहीं है। ठीक है, ये कागज उसी की बात है। पार्लियामेंट ने, ठीक है, उसी पार्लियामेंट ने वक्फ बोर्ड को ये तमाम हकूक भी दिए थे शर्मा जी, जिस पार्लियामेंट से आज आप लेकिन ना, सुने ना, ये मैंने तो वक्फ बोर्ड को ये हकूक नहीं दिलवाए थे ना, ये वक्फ बोर्ड को हकूक देने वाली कांग्रेस की हुकूमत थी ना, या मैंने ये दिए थे हकूक? दूसरी हमारी हुकूमत ने छीन लिया, हमारी ने दिया, हम ही ने छीन लिया। आपको कोई प्रॉब्लम? यस, बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ हाईलाइट ये करना चाहता हूं कि जिस पार्लियामेंट ने दिया था, फिर आप ये कह रहे हैं ना कि उसने हराम का काम किया था, और आज जब आप वापस ले रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं हराम की कमाई। और यही मेरा नुक्ता है कि ये एक हिंदुत्व राज बन रहा है, ये एक फाशिस्ट स्टेट बन रही है। ये जो हिंदू ग्रेटनेस की आप बात कर रहे हैं, ये बेहतरी के लिए नहीं कर रहे, बल्कि ये पहले अपने को सेकुलर बनाने की, पहले अपने को जिन्नावाला सेकुलर की स्टेट में ले आइए, उसके बाद फिर हमें फासिस्ट और बाकी चीजों पर ध्यान दीजिएगा ना। जंगल सड़क पर चलने वाले एक्सप्रेस हाईवे को आईना नहीं दिखा सकते ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका विषय नहीं है, आप नहीं बता सकते। जैसे एक कमारा शादीशुदा को कोई सलाह नहीं दे सकता, इसी तरह से आप खुद एक मजहबी मुल्क हैं, वहां के बाशिंदे हैं। आप हिंदुस्तान के बारे में हिंदुत्व दैट का पाठ नहीं पढ़ा सकते ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये दिलचस्प मिसाल आपने दी है कि एक गैर शादीशुदा जो है वो शादीशुदा को नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल में गैर शादीशुदा ही शादीशुदा को ज्यादा बताते हैं। बाकी शादीशुदा तो खुद अपने मसलों में, सुने तो मेरी बात भी तो सुन लेना कि शादीशुदा बाकी खुद अपने इतने मसलों में फंसे होते हैं कि वो तो मशवरा देने के काबिल ही नहीं रहते। तो एनीवेज, ये तो आपने एक लाइट बात की, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि देखिए मिजाज, अब हकीकत ये है हकीकत ये है कि इनके भी प्रोग्रेसिव जो हिंदू कमेंटेटर्स हैं वो खुद इस ख्याल का इजहार करते हैं कि अब हिंदुस्तान जो है वो सेकुलर नहीं रहा, हिंदुस्तान जो है बहुत ज्यादा राइट के ऊपर चला गया है, और हिंदुस्तान में ये जो पे दर पे मोदी साहब की हुकूमत आई है जो खुद सेकुलर नहीं है। मैं आपको समझ में नहीं आती। अरे मुझे समझ में नहीं आती, जो भाषा आपको आती नहीं, जो लैंग्वेज आपको आती नहीं, जिसका अलिफ तलिफ बे नहीं आपने पढ़ाया, वो आप कहाँ जबरदस्ती वो किताब हाथ लगा रहे हो भाई? आप कैसे बात कर लेते हो? नहीं बात। ये जो शर्मा जी, आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपकी रिबाहा से बात हो गई है तो सारा पाकिस्तान रिबाहा की तरह नहीं है। हर जात के, हर फिक्र के, हर सोच की, मतलब यहाँ पे वो जिस तरह आप हिंदी में कहते हैं महिलाएं हैं, इसी तरह लड़कियां हैं। मेजर रजा की अपनी सोच है, बहुत सारे लोगों की अपनी सोच है, लेकिन ये जो आप मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं कि रजा साहब तुम सेकुलरिज्म पे बात नहीं कर सकते, नहीं, तो मेरे हिसाब से एज ए फर्द, अरे बाप छोड़िए साहब, बेटा भी नहीं बन सकता। के तौर पे बात नहीं कर रहा, बड़ा मैं एक इंसान के तौर पे, एक कमेंटेटर के तौर पर बात करने का हक रखता हूँ ना। तो मेरी जो कमेंट्री है वो ये है कि मैं जैसे जैसे पाकिस्तानी हमको नहीं बता सकता, जैसे मैं सारा कुछ देखता हूं, सेकुलर ही हमको मत पढ़ाइए। ये है रिबाहा फाशिज्म। ना ये आपके कोई पाकिस्तानी हमको नहीं बता सकता। ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, ये आपका टॉपिक नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, आप नहीं जानते इस रेसिपी के बारे में, आप नहीं जानते। एक पाकिस्तानी बाशिंदा सेकुलर रेसिपी नहीं जानता, उसे नहीं पता है, वो नमक की जगह चीनी डाल देगा, हलवे की जगह बुरादा बन जाएगा। इसलिए कम से कम एक पाकिस्तानी को सेकुलर स्टेट के बारे में शर्मा जी, ये जो सिंप्लीफाइड डेफिनेशन होती है कि भाई सारे पाकिस्तानी बुरे, सारे के सारे मुसलमान बुरे, सारे के सारे टेररिस्ट, और जब तक एक भी टेररिस्ट हुआ मैं वक्फ बोर्ड को भी खा जाऊंगा, मैं 370 को भी खा जाऊंगा, मैं जो है मुसलमानों के हकूक, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सब चीजों को खा जाऊंगा। ये है वो फाशिस्ट सोच कि जिसकी वजह से मैं ये कहता हूं कि ये एक हिंदुत्व राज बन रहा है, और इसी वजह से मैं ये समझता हूं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जनाब देखें, ये भारत जो है वो हिंदुओं का देश है,
तो एक तरफ तो इतना बड़ा लेक्चर कि टेररिज्म को इस्लाम से जोड़े, और दूसरी तरफ अपनी बारी आए और फिर उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त मुहावरा भी बोला था कि जी मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी है। तो उन्होंने ये कहा, तो ये देखो ना, यहाँ पे ये भी होता है ना कि मुसलमान तो हो गया टेररिस्ट, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का देश है। ठीक है, बात सुन रहे आप? सुने तो अरे नहीं, वो लाइनें पूरी कर देना, बड़ा अच्छा, मतलब मेरा कुत्ता क्या, तेरा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता नहीं, तेरा कुत्ता मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी। अब इसका सुनिए अगला लाइन, हम बने रहे सेकुलर और तेरा मुल्क इस्लामी, और उसके बाद तुम हमें ही समझाओगे, फिर हमें ही समझाना शुरू कर दोगे। अरे भाई कैसे होता है? मैंने इस लिहाज से कहा था, मैंने इस लिहाज से ये जुमला दोहराया था कि भाई आप कलमे के नाम पर हैप्पी बर्थडे मनाएं और हमको कहें कि तू सेकुलर बना रहे, कटता रहे। क्यों कटता रहे भाई, क्यों कटता रहे? बिल्कुल नहीं कटा। और इसीलिए हमारे यहाँ नैरेटिव चल रहा है, वो जो आप कहते हैं ना कि अपोजिशन, हालांकि मैं कभी इस तबीयत का नहीं हूं, अपनी अपोजिशन को इस तरीके से इंटरनेशनल या किसी दूसरे फोरम पर मैं जाके तनकीद नहीं करता, लेकिन सस्ते हर जगह मौजूद होते हैं, सस्ते आपके यहाँ भी हैं। आपने कहा कि अपने कलीग्स, ये बड़ा अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा ये डायलॉग बोला है, ये हाँ, मैं आपकी इजाजत से इस्तेमाल करूंगा अपने मामलात में कुछ। हाँ, तो बहुत सारे सस्ते इधर भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मैंने आपसे कहा ना, अब जरा सा सीरियस आ जाते हैं, मैं ब्लेम गेम हम लोग को भी, मेजर साहब आपके साथ में खेलता भी नहीं। मैंने जब ये कहा ना, आप थोड़ी सी, आप आज मेरी तबीयत आपको अजीब सी लग रही होगी, मेरे अल्फाज भी आपको थोड़े कड़े लग रहे होंगे। रीजन ये कि ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस तरीके से हिंदुओं का नाम पूछ पूछ के आइडेंटिफाई कर करके मारा गया है। इतनी बड़ी आबादी है, हमारे यहाँ अटैक्स होते रहते हैं, हमारे यहाँ नक्सलाइट अटैक भी होते हैं। भाई ये प्रॉब्लम है, कहीं भी है, कहीं भी आप देख लो भाई, पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश है चल रहा है, ऊंचा नीचा चलता है। सवाल ये होता है कि इसीलिए मैंने, इसमें पाकिस्तान का रोल है, इसमें मेजर साहब आपका रोल है, मैंने ये चैप्टर ही छोड़ दिया, इस बात को कंक्लूड कर दिया सिर्फ इतने में कि जब हमारे गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड आएगा तब मैं इस पे बात कर लूंगा। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये पहला ऐसा इंसिडेंट है जिसमें आइडेंटिफाई करके हिंदुओं का नाम पूछ पूछ के उनको मारा गया, उनको किनारे किया गया, उनको अलग कर दिया। ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसमें मैं आपकी अगर कभी कोई रोल निकल के आया तो उसको केवल और केवल एक बैकअप मानूंगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं आपको इसमें दोष नहीं दूंगा। मैं वो जो लोकल सपोर्टर्स हैं जिन्होंने फैसिलिटेट किया है, वो जो यहां पर शामिल हैं, वो जहनियत जो उनको सपोर्ट करती है, वो लाखों नंबर्स जो बुरहान वानी के पीछे जाती है उसके जनाजे में, वो जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले के पीछे खड़ी होती है, हमें उसका इलाज करना है। और उसके इलाज तब तक करेंगे जब तक आखिरी आदमी ऐसा बचा रहेगा खुरापाती। इसलिए हमारे लिए ये लेसन मिला है, हम इसीलिए आपकी तरफ देख ही नहीं रहे भाई, आपको मैं जाने दीजिए ना। मैं शर्मा जी आपकी बात, नहीं ठीक है, मैं इस पे तो आपके साथ हमदर्दी रखता हूं कि जाहिर है कि आपको दुख है, गुस्सा है, गम है, लेकिन शर्मा जी मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ये भी समझिए कि ये जो अनहोने वाकये होते हैं, इनके होने के पीछे माकूल वजूहात होती हैं, और इसीलिए मैं आपकी तवज्जो इस जानिब दिला रहा हूं कि हुजूर देखिए, इसको पढ़िए, इसको पनपिए। आप जैसे समझदार लोगों को देखना चाहिए कि भाई ये मुद्दा शुरू कहां से हुआ, इसका फायदा किसको होता है, क्यों ये किया गया, ये सारी चीजें आप देखें। वो इसलिए कि मेरी अपनी नजर में जो, जिस तरह आपने कहा ना सस्ते, इसी तरीके से मैं ये कहूंगा हॉक्स कहते हैं उनको, शिद्दत पसंद होते हैं, जो चाहते हैं कि एक नैरेटिव तेज से तेज तर होता जाए, तो वो उधर भी हैं, इधर भी हैं, वो सारे। तो मैं ये कहूंगा कि आप इसकी डिटेल्स को जरूर देखें। मेरे हिसाब से आपने बुरहान वानी का कई बार नाम लिया, लेकिन मेरे हिसाब से जो महरूम बच्चे बच्चियां होते हैं, उनमें कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं, वो अपने हकूक के लिए, अपनी जिद्दोजहद के लिए सारी कोशिशें करते हैं। तो एक तबके की नजर में वो मुजरिम होगा, लेकिन एक तबके की नजर में वो शहीद होगा। तो शर्मा जी बात यह है
कि मैं फिर तवज्जो दिलाऊंगा आपकी और तमाम ऑडियंस की कि कश्मीर वो वाहिद जगह है, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी, कि जिसके तीनों तरफ जो है वो 3 न्यूक्लियर रियासतें हैं। तो ऐसे में आप ये देखें कि कितना नाजुक मामला है और इस अकल कोई से नाजुक बाला नहीं है है साहब। 370 35 कैपिटल ये हटाया तब भी थे तीनों एटमी नहीं मुल्क। वो ठीक है, नहीं तो ये 70 पता नहीं मैं ये क्यों, मतलब समझ में नहीं आता। बात आटे की होनी मेरे चाहिए, बात बार बार एटम बम की निकल के चली आती है। हम तो कभी नाम नहीं, ही नहीं लिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एक जो जुमला वाकया सुनाओ है लास्ट में, एक जुमला। किया गया मुझे कहीं जाना भी है मेजर साहब, जी एक जुमला जी सुनाओ, जी एक जुमला। हमारे यहाँ देहातों में कहा जाता है, हमारे यहाँ पता है कि जिसको तुम लोगों के यहाँ 800 एक गाड़ी है, हमारे यहाँ मारुति एक गाड़ी होती है ना, मारुति सुजुकी। तो उसकी 800 आपके यहाँ क्या कही जाती है? महाराज या महराज कुछ ऐसे कही जाती है ना, जो भी मेहरान। मेहरान। हम्म, तो वो जो मेहरान है ना, वो इंडिया में 800 मारुति ने उसको इन्वेंट किया था सुजुकी के साथ। फिर सुजुकी उधर ले जाके इंडिया से लाइसेंस लेके सुजुकी वाया जापान आपके यहाँ बेचती है। तो एक चीज कही जाती है कि जो महंगे लोग होते हैं ना, वो सस्ते लोगों का अपोजिट मेजर साहब। जो महंगे लोग होते हैं, तो वो अगर उनसे आप पूछिए और कैसे आए, बोले गाड़ी से आए। अच्छा। जो थोड़े से और अच्छे और महंगे लोग होते हैं, वो कहते हैं कैसे आए? बाय रोड आया हूं। सस्ते जानते हैं कैसे बोलते हैं? कैसे आए हो? मरान से आया। हमारे यहाँ कहते हैं मारुति से आया। ऐसे समझ ही रहे हैं आप? तो यही चीज यहां भी लागू होती है साहब। सवाल ये होता है कि प्रायोरिटीज किसकी क्या है। इसीलिए मैं अभी भी कहूंगा, लास्ट बात कहूंगा, हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन पहलगाम से दूसरा आया है। इसलिए मेरा फोकस इस पे है ही नहीं है मिटा दो पाकिस्तान को, जला दो पाकिस्तान को, भून दो पाकिस्तान को। मैं वो लाइनें नहीं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये इस्लामी टेरर का मामला है और इसके बीमार हमारे यहां ज्यादा हैं, ये भी हमें पता है। और हमें पता है कि वो नंबर इतना बड़ा है, उसमें से छांटना भी हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। हमारे सामने ये टास्क है, क्योंकि हमें दुरुस्त करना है, हमें अपीजमेंट नहीं करना है किसी का। जो गलत होता है टांग देते हैं। लेकिन बहरहाल रिबाहा, मैं इससे एग्री नहीं करता कि मजहब को टेररिज्म से जोड़ा जा सकता है। मेरे हिसाब से ये किसी का अपना मकसद है और ये एक सोचा समझा मंसूबा है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच अवनीश सर। और प्रोग्राम के एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम किसी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते। जो हुआ उस पर हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, हम उसे कंडेम करते हैं। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, ये जो टेरर अटैक है। और मैं यही कहूँगी कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो टेररिस्ट हैं उनको सज़ा दी जाए और नेक्स्ट टाइम किसी की इस तरह की जो एक्शन है करने की हिम्मत ना हो। थैंक यू सो मच अवनीश सर और मेजर साहब। और व्यूअर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस सेगमेंट को एंड तक ज्वाइन रखा। थैंक यू सो मच।